एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ। और ये आप लोगों का जो चैप्टर है बेटा वो है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक जो कि कमलेश्वर द्वारा रचित इसके राइटर हैं। और ये आपका जो चैप्टर है कृतिका का सेकंड चैप्टर है। आपकी जो बुक है कृतिका उसमें सेकंड चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं कमलेश्वर। तो ये जो कहानी बेटा कि नाक पर आधारित, जैसे कि जॉर्ज पंचम की नाक, और नाक को हमारे समाज में मान सम्मान का प्रतीक माना गया है, यानी मान सम्मान का द्योतक माना गया है। नाक को लेकर आपने देखे होंगे बेटा कि कितने सारे मुहावरे भी बने हुए हैं, है ना, कि नाक ऊंची होना, नाक नीची होना, नाक कटना, नाक काटना। उसके अलावा क्या है बेटा, नाक पर मक्खी ना बैठने देना। तो कई मुहावरे नाक को लेकर, नाक पर आधारित है मुहावरे, है ना। आपने देखे होंगे ना, शरीर के इतने अंग हैं लेकिन किसी पर इतने मुहावरे नहीं है जितने किस पर है, नाक पर। क्यों? क्योंकि नाक को माना गया है मान सम्मान का प्रतीक, मान सम्मान का द्योतक। आप छोटा सा ये बेटा कि नाक ऊंची होना यानी सम्मान मिलना, नाक नीची होना यानी सम्मान का कम होना। तो ये जो कहानी है बेटा जॉर्ज पंचम की नाक, इसको बहुत अच्छे से समझने की है ज़रूरत, क्योंकि पूरी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई है, पूरी व्यंग रचना है कि लेखक ने इसमें नाक को माध्यम बनाकर जगह जगह भारतीयों की जो मानसिकता है, सोच है, प्रवृत्ति है, उस पर तीखे प्रहार किए हैं, तीखे कटाक्ष किए हैं। किसने किए हैं? कमलेश्वर ने। तो ये पूरी व्यंग रचना है। केवल आप लोग बेटा जॉर्ज पंचम की नाक में मत उलझ जाना, ये देखना कि नाक को माध्यम बनाकर जिसके लेखक हैं कमलेश्वर, उन्होंने कहाँ कहाँ भारतीयों की मानसिकता पर, भारतीयों की जो सोच है, भारतीयों की जो प्रवृत्ति है, कहाँ कहाँ व्यंग किए हैं, कहाँ कहाँ तीखे कटाक्ष किए हैं। और जो कहानी है बेटा वो हम निम्नलिखित शीर्षक बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। ये हमारे 7 इसके पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर पूरी कहानी हम समझेंगे। तो आप लोग बेटा कॉपी पेन से नोट कर लें पहले शीर्षक बिंदु कौन कौन से हैं। पहला शीर्षक बिंदु है रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन, ये है आपका पहला शीर्षक बिंदु। दूसरा है नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या, कि क्या समस्या थी? तो दूसरा आपका पॉइंट नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। तीसरा एक विशेष कमेटी का गठन। एक विशेष कमेटी, कमेटी कहते हैं सभा, कि एक विशेष कमेटी का गठन, ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट आपका बेटा कि मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास। मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास। नेक्स्ट बेटा 5 नंबर का मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। उसके अलावा 6 जीवित नाक लगाने की तैयारी, कि जीवित नाक लगाने की तैयारी। उसके अलावा समाचार पत्रों की भूमिका, समाचार पत्रों की भूमिका। तो बेटा 7 पॉइंट कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन, नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या, एक विशेष कमेटी का गठन, मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार, जीवित नाक लगाने की तैयारी, और समाचार पत्रों की भूमिका। ये 7 पॉइंट। तो हम अब कहानी शुरू करते हैं बेटा, सब ध्यान से समझेंगे कि कहाँ का व्यंग, कहाँ का कटाक्ष। सबसे पहला आपका पॉइंट रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। रानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की महारानी, द्वितीय, प्रथम हुई, द्वितीय, तृतीय, तो ये द्वितीय के बारे में है, जो अपने पति जॉर्ज पंचम के साथ उन्हें 3 अलग अलग देश के दौरे पर जाना था। और वो 3 अलग अलग देश, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, 3 अलग अलग देशों के दौरे पर जाना था। किसके साथ? अपने पति के साथ। तो अब क्या था बेटा कि जब उनको जाना था तो अब तैयारियां शुरू हो गई कि क्या पहन कर जाएंगी रानी, है ना। और उनके जो सेक्रेटरी थे, जासूस वगैरह, उन्होंने भी तूफानी दौरा कि रानी जाएगी उससे पहले एक बार देख लें कि जाएगी तो रानी को कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ठीक ठाक रहे।
तो सारी तैयारियां चल रही थी और रानी की ये था कि क्या पहन कर जाए, 3 अलग अलग देश जाना है तो उसी हिसाब से पहनावा। उसका जो दर्जी, उसको अपनी अलग चिंता थी, क्योंकि सामान्य से विशेष हर कोई बनना चाहता है बेटा, तो विशेष ख्याति हर कोई प्राप्त करना चाहता है। दर्जी भी चाहता था कि वो रानी की ऐसी पोशाकें बनाए 3 अलग देशों के हिसाब से, जहाँ जहाँ उसे जाना है, कि लोग रानी को देखें और तारीफ करें, क्योंकि रानी की प्रशंसा में ही किसकी प्रशंसा छिपी हुई थी, किसकी, दर्जी की। तो दर्जी भी ये चाहता था और इसके लिए उसने भारत से कपड़ा भी मंगाया था, भारत के लिए पहन के जाने के लिए, रेशमी सूट, रेशमी कपड़ा नीले रंग का। इसकी लागत भी बहुत अधिक थी, 400 पाउंड थी। तो उसने भारत से मंगाया था रेशमी कपड़ा नीले रंग का। वो भी अपनी तैयारी में जुट गया। अब इधर हमारे अखबार वाले मीडिया तो होते हैं ना बेटा, कि अपनी प्रसिद्धि के लिए, कि नाम हो उनका, है ना, अखबार चले, तो वही सनसनी खूब खबरें छाप रहे थे। किसके बारे में, रानी के बारे में, रानी के अंगरक्षकों के बारे में, बावर्चियों के बारे में, उनका जो बेटा फिलिप सेक्रेटरी के बारे में, जासूसों के बारे में, और उनके जो क्या थे, फिलिप्स उनका बेटा पति, और किसका, रानी के बारे में, एलिजाबेथ के बारे में। यानी रानी एलिजाबेथ की तो क्या थी, जन्म कुंडलियाँ वगैरह भी छप रही थी, और जो अंगरक्षक, बावर्ची वगैरह, जीवनियाँ वगैरह छप रही थी, यहाँ तक कि कुत्तों वगैरह की भी छप रही थी सारी। यानी कहा था कि जो क्या थी, पहले दिन जो समाचार रहता था कहाँ पर, इंग्लैंड, वो दूसरे दिन कहाँ आ जाता था, भारत में आ जाता था। एक सेंटेंस भी आया है कि शंख इंग्लैंड में बसता था और गूंज कहाँ सुनाई देती थी, भारत में। यानी शंख कहाँ बसता था, इंग्लैंड में, और गूंज भारत में सुनाई देती थी। मतलब क्या था कि पहले दिन जो होती थी, खबर छपती थी इंग्लैंड के अखबार में, समाचार पत्र में, वही अगले दिन सारा छपता था कहाँ, भारत के में। तो ये सारी सनसनी फैली हुई थी। और जो अंगरक्षक वगैरह जो वो थे, जिनके बावर्ची, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था, युद्ध में भाग लिया था जान हथेली में रखकर, तो ऐसी रानी के आने पर स्वागत तो होना चाहिए था, सारी तैयारियां होनी चाहिए थी, है ना। तो सारी तैयारियां जोर शोर पर थी। अब क्या था बेटा कि दूसरा, नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में सारी तैयारियां बेटा शुरू हो गई, सजा दिया गया दिल्ली को, क्योंकि पालम हवाई अड्डे पर आना था, उतरना था, दिल्ली में ही आना था, तो उसकी सफाई कर दी गई। और इंडिया गेट के पास की जो सड़क वगैरह थी साफ कर दी गई, मरम्मत करा दी, इमारतें वगैरह थी मरम्मत करा दी, रंग रोगन करा दिया, और सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष वगैरह लगवा दिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्था और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी गई, सब कुछ हो गई। यानी सारी तैयारी, दिल्ली को सजा दिया गया। सेंटेंस भी आया है कि किसी ने किसी को देखा नहीं, किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, और देखते ही दिल्ली जमा हो गई, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। ये सेंटेंस भी आया है। यानी सारी तैयारी हो गई। बस अब एक कमी दिखाई दी कि जो क्या थी, मूर्ति जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट के सामने की, उस पर क्या थी, नाक नहीं थी। और उस नाक को लेकर भी काफ़ी बेटा दास्तान थी लंबी, कि उसके लिए भी काफ़ी भाषणबाजी हुई थी, नेतागिरी हुई थी, भाषणबाजी, बहसें हुई थी। नाक को लेकर 2 पक्ष भी हो गए थे। एक था पक्ष का जो चाहता था नाक रहे, एक था नाक ना रहे। क्यों? क्योंकि उसका कारण था बेटा कि जब भारत हमारा, जब क्या था, गुलाम था, तो अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया था, तो अपनी प्रतिमाएं लगवा दी थी, स्टैचू। जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो काफ़ी मूर्तियां तो हट गई थी, प्रतिमाएं, स्टैचू, लेकिन कुछ रह गई थी। तो अब इसके लिए भी झगड़ा था कि कुछ चाहते थे कि रहे, कुछ चाहते थे नहीं, कुछ ऐसे भी थे जो शांति वाले थे, जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, है ना। अब उसके लिए बहसें, नारेबाजी वगैरह होने लगी, 2 पक्ष भी हो गए, कुछ चाहते थे। अब चाहने वाले में कौन थे बेटा कि जिनको फ़ायदा मिला था अंग्रेजी शासनकाल में, तो वो चाहते थे रहे, और जिनको नहीं था, जो था कि भाई हम, उन्होंने हमारे पर शासन किया, अंग्रेजों ने हमें इतना यातना दी, और आज क्या है, हमारा देश आज़ाद है, तो उनकी रखने की क्या जरूरत, जिन्होंने इतना सताया, हमें परेशान किया, तो वो लोग चाहते थे कि ना रहे। अब उसके लिए क्या थे बेटा, ये हुआ कि मूर्ति रहे, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी कर दिए गए। लेकिन उस सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बावजूद भी मूर्ति से क्या हो गई बेटा, नाक गायब हो गई थी। अब क्या था कि रानी आए, विदेशी आ रहा है, और एक विदेशी की नाक ना रहे, तो भाई हमारी इज्जत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि क्या है, झूठी शान के लिए, भारतीयों की सोच, झूठी शान दिखाना अपनी, तो झूठी शान के लिए कि नाक होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या हुआ, अब तैयारी होनी चाहिए कि नाक लगनी चाहिए। अब आपका बेटा तीसरा पॉइंट आता है कि एक विशेष कमेटी का गठन, कि इसके लिए फिर क्या किया गया बेटा, एक विशेष कमेटी बैठाई गई, उसका गठन किया गया। तो जिसमें जो हमारे क्या थे, जागरूक थे कुछ नेता वगैरह, वो, और इसके अलावा
जो क्या थे अधिकारी वगैरह, कर्मचारी अधिकारी वगैरह, उनकी एक कमेटी थी सभापति की, और एक मूर्तिकार को भी बुलाया गया कि भाई मूर्तिकार को बुलाया जाए ताकि वो समस्या का हल कर दे, मूर्ति पर नाक लगा दे। सभापति वगैरह थे तो उसके सदस्य थे, तो एक विशेष प्रकार की कमेटी बनाई गई है ना, सभा बनाई गई कि ताकि ये जो मसला है नाक वाला उसको क्या कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, यानी मूर्ति पर नाक लगा दी जाए। अब आगे का हमारा पॉइंट बेटा कि मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास। अब क्या था, कमेटी बैठाई गई, उसमें मूर्तिकार भी था, हमारे नेता भी है ना, और उसके अलावा जो अधिकारी वगैरह वो सभापति वगैरह और मूर्तिकार भी, और सब शामिल थे उसमें। अब ये हुआ कि मूर्तिकार से पूछा गया, तो मूर्तिकार ने कहा कि भाई मूर्ति पे नाक तो लग जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा कि पहले भाई ये काम करना होगा, ये पता लग जाए कि जो मूर्ति पे पत्थर लगा था ये पता लगे कि वो पत्थर कहाँ का लाया हुआ था। अब क्या हुआ कि उसके लिए फाइलें निकाली गई, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व कहते हैं प्राचीन फाइलें, जो पुराने रिकॉर्ड थे उनको निकाला गया, लेकिन फाइलें तो सब कुछ हजम कर चुकी क्योंकि भ्रष्टाचार था। आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है पैसों के लिए क्या होता है, फाइलें निकाल भी दी जाती हैं और फाइलें क्या कर दी जाती है, बंद भी कर दी जाती हैं, है ना। तो वही था यहाँ भी, लापरवाही भी थी लोगों की, कर्तव्य के प्रति निष्ठा कि कैसे थे कर्तव्य काम करने वाले, कि फाइलें ही नहीं मिली, वो रिकॉर्ड ही नहीं मिला, है ना, पुरातत्व विभाग का। तो अब क्या था, फिर दोबारा से कमेटी बैठाई गई और जो हमारा मूर्तिकार वो फिर से बोला कोई चिंता की बात नहीं है, यदि नहीं पता लग रहा तो मैं खानों पर जाऊंगा, पहाड़ों पर जाऊंगा, और जो यदि ये पत्थर मिल जाएगा इस तरह का तो मैं पत्थर लाकर और नाक लगा दूंगा। तो वो भी क्या कर रहा था, अपना उल्लू सीधा कर रहा था मूर्तिकार, जो कि क्या था, पैसे से हीन था। और जबकि बेटा देखो, मूर्तिकार जो होता है सबसे ज़्यादा भावुक कहा जाता है व्यक्ति, जो क्या करता है बेटा, पत्थर में भी जान डाल दे, सबसे ज्यादा भावुक होता है मूर्तिकार, जो पत्थर को भी क्या कर देता है बेटा, जान डाल देता है, सजीव बना देता है। ऐसा लगने लगता है पत्थर भी, ऐसे मूर्ति बोलने लगेगी सजीव। आपने देखा होगा ना, मूर्ति वगैरह कई बार होती है, हमें लगता है ऐसा सामने से, जैसे सुभाष चंद्र बोस की नेताजी के चश्मे में सजीव, कि लगता था उनके नारे याद आ जाते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं है। तो पत्थर को वो क्या करता है कि जो क्या है, पत्थर को में भी क्या कर देता है, जान डाल देता है। मूर्तिकार पैसे से हीन था, उसने फिर से कमेटी बैठाई, उल्लू सीधा कर रहा था, उसने कहा मैं खानों पे जाऊंगा, पहाड़ों पर जाऊंगा, और वो सैर सपाटा उससे अपना गया भी और देख कर आया, लेकिन उसको कोई भी पत्थर नहीं मिला, ऐसा लौट कर आ गया। अब क्या था, फिर से कमेटी बैठाई गई, फिर से सभा बैठाई गई, सारे सदस्य वगैरह थे। अब ये था कि गुप्त रखी जाए, मीडिया वगैरह तक बात ना पहुँचे, है ना, अंदर ही अंदर होने लगा। तो हुआ कोई बात नहीं है कि हमारे देश में इतनी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगी हुई हैं जगह जगह, मैं वहाँ जाऊँगा, उनकी मूर्तियों को देखूंगा, और उसके लिए वो गया भी, असम है ना, पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जगह जगह वो गया, उसने दौरा किया, बंगाल का, बिहार का, पंजाब, हरियाणा, जितने भी प्रांत वगैरह है ना, प्रदेश गया उसमें, और जगह जगह देखा उसने। और जो वहाँ पे जो मूर्ति थी जिनकी स्वतंत्रता सेनानियों की जो लगी हुई थी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नेहरू जी, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और क्या नाम है, राजा राम मोहन राय, गोखले, तिलक, है ना, और मदन मोहन मालवीय, जो भी मूर्तियां वगैरह लगी हुई थी गांधी जी वगैरह की, है ना, जो हमारे महापुरुष वगैरह जिनकी भी स्वतंत्रता सेनानियों वगैरह की लगी थी, सबकी उन्होंने उसने मूर्ति को देखा, गोखले की, राजा राम मोहन राय की, मदन मोहन मालवीय की, है ना, सुभाष चंद्र बोस वगैरह की, जितने भी थे, लाला लाजपत राय की, और दादा भाई नेहरू जी की, तो उसने सबकी देखी, विठल भाई पटेल वगैरह की, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह की, उसने मूर्तियों को देखा। और उसके बाद उसने देखा कि क्या था कि जॉर्ज पंचम की जो नाक वो क्या थी, उसकी छोटी थी, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी सबकी नाक बड़ी थी, किसके आगे, जॉर्ज पंचम की नाक के आगे। लौट कर आ गया, फिर से समेट कमेटी बैठाई गई, सभा बैठाई गई। अब क्या था, फिर से अब उसने वो बात रखी क्या कि जो 1942 में बिहार सचिवालय के आगे जो बच्चे शहीद हुए थे, भाई उन्हीं की मूर्ति में से देखा जाए किसी की नाक लग जाए। तो उसने उसके लिए भी क्या करा कि बिहार सचिवालय सेक्रेटरीएट के सामने जो बच्चे शहीद हुए थे, उस समय आंदोलन हुआ था एक, उसमें काफ़ी बच्चे शहीद हुए थे, तो उनकी मूर्तियां लगवा दी गई थी। तो फिर वो दौरे पर निकला, देखी उसने, अब इशारों में इस बार बातें, अब क्या था, सन्नाटा भी एक तरफ से छा गया था, इशारा इशारा में सहमति हो गई, उसको अनुमति दे दी गई।
वो गया फिर से, उसने मूर्ति को देखा, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि कोई भी नाक नहीं थी। सारी नाक बड़ी थी किसके आगे? जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, प्रतिमा, उसके आगे। यानी जॉर्ज पंचम की नाक छोटी और जो मूर्तियों की नाक थी वो सबकी कैसे थी? बड़ी थी। लौट कर आ गया निराश परेशान। अब क्या हुआ था? फिर से कमेटी बैठाई गई, फिर से सभा बैठाई गई, है ना। अब उसके बाद क्या था कि मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार, कि मूर्ति पर अब जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार दिया उसने कि भाई कोई बात नहीं है, यदि नहीं भी है, हमारी 40 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी में से क्या किया जाए, किसी एक की जीती जागती मूर्ति लगा दी जाए। पूरा सन्नाटा हो गया, एक दूसरे को देखने लगे सब, जो सभापति वगैरह थे, अधिकारी नेता वगैरह एक दूसरे को देखने लगे। पूरा मौन छाया हुआ था, सन्नाटा। लेकिन इशारे इशारे में हुआ, उसने ये जिम्मेदारी अपने ली कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं इस समस्या को दूर कर दूंगा, लगवा दूंगा। तो जब उसका ये कहना हुआ तो सबकी सहमति इशारों से, और उसके बाद उसको फिर अनुमति दे दी गई। फिर उसने अपना काम शुरू किया, क्योंकि क्या था उसके अंदर? स्वार्थ भावना, निजी स्वार्थ के लिए कर रहा था। मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा? भावुक व्यक्ति जो क्या करता है, पत्थर में भी जान डाल दे, है ना। मूर्ति मतलब जो पत्थर है उसमें भी क्या कर देता है? सजीव बना देता है, जान डाल देता है। कौन? मूर्तिकार। इतना भावुक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर चंद पैसों के लालच के लिए उसने क्या राय दी कि 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक की जिंदा नाक को लगा दिया जाएगा। और सबकी सहमति भी हो गई। जो हमारे नेता अधिकारी वगैरह सोच रहे थे, उन्होंने सबने आंखों ही आंखों में इशारा, सहमति दे देना। अब उसने अपना प्रयास जारी कर दिया। किसने कर दिया? मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का उसने कर दिया काम शुरू। किसने? मूर्तिकार ने। अब क्या था बेटा? जीवित नाक लगाने की तैयारी। अब क्या था? जो जॉर्ज पंचम की नाक थी इंडिया गेट वाली, दिल्ली की, जिसमें क्या नहीं थी? नाक नहीं थी। उसको क्या करा? मूर्ति को, जो मूर्ति थी इंडिया गेट वाली, उस मूर्ति को क्या किया बेटा? उसके आसपास की जगह को साफ कर दिया गया, जगह सुखा दी गई, साफ कर दिया गया। जो मूर्ति थी उसको भी मरम्मत कर दी, है ना, उसको ठीक करा दी गई, उस पर रंग रोगन करा दिया गया, है ना, उसको मूर्ति को अच्छा बना दिया गया, एकदम से साफ सुथरा। और जो पास का तालाब था उसमें ताजी पानी भर दिया गया, इसलिए कि जो मूर्ति लगेगी जिंदा जीवित तो वो गिरने ना पाए, सूखने ना पाए। तो इसलिए क्या करा गया? जो तालाब था उसमें पानी भर दिया गया, है ना, ताज़ा पानी, और मूर्ति पर नाक लगा दी गई। अखबार वालों को भी खबर दे दी गई कि मूर्ति पर नाक का जो मसला है वो हल हो गया है, नाक लगा दी गई है। तो और जो लोगों ने भी था मूर्ति पर क्या करा? नाक को लगे हुए देखा। अब क्या था? क्योंकि रानी आने वाली थी, उसने नाक को लगाकर तैयार कर दिया। समाचार पत्रों की भूमिका। अब क्या था बेटा? जो समाचार पत्र अपनी तरह से काम कर रहे थे, तो उस दिन का जो समाचार पत्र था उसमें केवल एक ही खबर थी, कोई और दूसरी खबर नहीं छपी थी। केवल एक ही खबर छपी थी, जैसे किसी के आगमन की सूचना, फीता काटने की, स्वागत समारोह, उद्घाटन की, है ना, हवाई अड्डे वगैरह पर, है ना, किसी को पुरस्कार वितरण, प्रशस्ति पत्र मिलना, कोई भी सूचना नहीं थी किसी की, है ना। फोटो वगैरह भी नहीं थी, ताज़ा फोटो वगैरह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसमें, कोई भी वर्णन नहीं था। केवल एक ही खबर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया, जो देखने में कतई पत्थर की नहीं लगती, जिंदा लगती है, और नाक का मामला हो गया हल। और ये खबर छपी थी किसमें? समाचार पत्र में, और कोई भी खबर नहीं थी। तो यहीं पर बेटा क्या है? कहानी को लास्ट कर दिया गया है कि इधर कि केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम की जो नाक लगी थी, उस खबर को छाप करके जो हमारे अखबार वाले थे उन्होंने क्या किया था कि जो नाक रहित भारत की असलियत को क्या किया? उजागर। कि नाक रहित वाला क्या हो गया था भारत उस दिन? कैसा लग रहा था? नाक रहित भारत। और उसकी असलियत को उजागर किया था केवल एक यही खबर छापकर, और कोई भी खबर नहीं छापी थी। किसने? समाचार पत्र वालों ने, अखबार वालों ने। कोई भी ताज़ा चित्र नहीं था, किसी के आगमन की सूचना नहीं, प्रशस्ति पत्र नहीं, पुरस्कार वितरण नहीं, कोई भी खबर नहीं थी। केवल एक ही खबर छपी थी, और वो कौन सी थी? जॉर्ज पंचम की नाक की खबर। अब ये है बेटा, कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए है, और ये टास्क रूप में है बेटा, और इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक आप ही अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो आपका क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? कि जॉर्ज पंचम की नाक की खबर लगने
नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। फिर से सुन ले बेटा, यदि क्वेश्चन ना समझ में आया हो, क्योंकि ये टास्क ग्रुप में है, इसका आंसर आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे क्या हो सकता है, और मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें आपको इसका आंसर दूंगी। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो ये है बेटा कहानी, और सबको समझ में आई होगी। तो बेटा आप ये जो कहानी है ना सबको आई होगी, और टास्क आप में तब तक के लिए बेटा आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। व्यंग की ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कहानी है पूरी व्यंग रचना है। पूरी कहानी में जिसके लेखक है कमलेश्वर, उन्होंने नाक को माध्यम बनाकर हर जगह भारतीयों के ऊपर तीखे प्रहार किए हैं, कटाक्ष किए हैं, व्यंग किए हैं भारतीयों की मानसिकता पर, भारतीयों की जो सोच प्रवृत्ति। और वास्तव में बेटा आप अभी देखेंगे कि सोच प्रवृत्ति हम लोगों में है, विद्यमान है, उसी का ही वर्णन किया और हर जगह कटाक्ष किया है ना, तीखा करारा कटाक्ष किया है ना। किसने किया है? कमलेश्वर ने। कि हर जगह तीखे करारे कटाक्ष किए हैं भारतीयों की मानसिकता को लेकर, सोच को लेकर, प्रवृत्ति को लेकर। और देखोगे आप ये सारा कुछ आपको अभी दिखाई देगा कि वास्तव में ऐसा ही होता है। अब देखो बेटा कैसा, पहला बौद्धिक रूप से गुलामी की मानसिकता पर व्यंग। बौद्धिक रूप से गुलामी की मानसिकता पर व्यंग। हम बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं विदेशियों के, है ना। भले ही हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। सोच से कहीं ना कहीं बेटा हम लोग गुलाम हैं। कहाँ? पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के पीछे भागते हैं। खान पान, रहन सहन, पहनावा, तो हम क्या है, ये सब गुलाम ही तो है ना बेटा। और हमारे देश में जितने विद्वान इंजीनियर वगैरह सब पलायन करते हैं, क्यों? विदेशी आकर्षण के पीछे, सुविधाओं के पीछे। तो क्या है बेटा कि हम भले ही स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, आजाद भारत में हैं, लेकिन उसके बाद भी मानसिक रूप से गुलाम है, बौद्धिक रूप से गुलाम है। अब दूसरा है बेटा चाटुकारिता पर व्यंग। चाटुकारिता कौन है? जो चाटुकार हैं, जो क्या है, चमचे हैं, चापलूसी करना जानते हैं, उन्हीं का ही जमाना है बेटा। उन्हीं का ही अच्छा करता है, उन्हीं का ही प्रॉफिट होता है, उन्हीं को ही फायदा मिलता है। तो उस पर भी व्यंग है, चाटुकारिता। जैसे मूर्तिकार वगैरह था, जो नेता वगैरह थे सारे चाटुकार थे, है ना। तो चाटुकारिता पर व्यंग है। निजी स्वार्थ भावना पर व्यंग। सब में स्वार्थ की भावना थी। जो नेता थे, है ना, अधिकारी कर्मचारी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर कर रहे थे ना। सबको अपनी चिंता थी पदवी की, पोस्ट की, है ना, ट्रांसफर वगैरह की, ट्रांसफर ना हो जाए, प्रमोशन ना रुक जाए, है ना, कहीं का उससे पदवी से हटा ना दिया जाए, पोस्ट से हटा ना दिया जाए। तो सिर्फ किस लिए कर रहे थे? स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर। मूर्तिकार था, मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा भावुक होता है, पत्थर में भी क्या कर देता है, जान डाल देता है, सजीव बना देता है। लेकिन सिर्फ स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर, चंद पैसों के लालच के लिए, तो क्या था, निजी स्वार्थ की भावना पर व्यंग है। कि यहाँ जो लोग हैं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर, और वास्तव में यही है बेटा, स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, अंधा हो गया है। आज उसको रिश्तों की अहमियत भी नहीं पता है। भाई भाई का दुश्मन, बहन भाई की दुश्मन, है ना। आजकल तो माताओं के रिश्तों में भी हो गई बेटा, है ना, पिता के रिश्तों में भी आप किसी पर पूरी तरह से फेथ नहीं कर सकते। तो क्या है बेटा, स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर, यानी स्वार्थ भावना पर व्यंग किया गया है कि आज रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं है। तो क्या है बेटा कि निजी स्वार्थ पर व्यंग किया गया है। आज लोगों के अंदर बेटा क्या है, मैं की भावना ज्यादा है, हम की भावना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो था, मिलकर रहना, भाईचारा, आपसी मेलजोल, सारा कुछ खत्म होता चला जा रहा है ना। लोगों के अंदर सिर्फ मैं का भाव है, हम का, कि मुझे फायदा हो चाहे दूसरे को नुकसान हो। तो मैं की भावना से प्रेरित होकर करते हैं काम, हम की भावना से नहीं करते। अब आगे क्या है बेटा कि झूठे दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग। झूठा दिखावा सिर्फ झूठे दिखावे के लिए तो कर ही रहे थे। रानी आएगी, नाक नहीं रहेगी उसकी विदेशी की, तो उसके लिए सारी तैयारियां चल रही थी, है ना, सारा कुछ चल रहा था, उसी के लिए चल रहा था पूरा। किसके लिए? रानी के लिए चल रहा था। तो कि रानी नहीं आएगी तो पूरी जो शासन थी, तंत्र, उसको पूरा हिला दिया गया था, है ना। सारे लग गए थे, जुट गए थे, किसके लगाने के लिए, कि रानी आएगी और विदेशी की नाक ना हो, उसकी जॉर्ज पंचम की, तो झूठी नाक के लिए। तो हमारी नाक क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तो आज भी क्या है बेटा कि हम लोग
क्या करते हैं, झूठे दिखावे की प्रवृत्ति पर, झूठे दिखावे के लिए हम भागते हैं, झूठे दिखावा। और आपने पढ़ा होगा बेटा कि लास्ट ईयर एक चैप्टर उपभोक्तावादी संस्कृति, उसमें यही बताया गया था बेटा, हम जो कुछ भी देखते हैं दूसरे के पास या विज्ञापन में, उसी को हम लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, भले ही उसकी हमको ज़रूरत हो चाहे ना हो, है ना, वो हमारे लिए लाभकारी हो चाहे हानिकारक हो, उसकी हम चिंता नहीं करते, है ना। केवल हमको क्या है कि सिर्फ चाहिए सम्मान के लिए, कि दूसरा देखेगा कि अरे इसके पास ये भी है ये भी है, तो केवल हम किसकी चिंता करते हैं, दिखावे के लिए, दिखावे के पीछे भागते हैं। तो ये क्या है बेटा कि झूठे दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। उसके अलावा विदेशी आकर्षण की ओर आकृष्ट होने पर व्यंग, कि विदेशी आकर्षण की ओर आकृष्ट होने पर व्यंग, सभी जानते हैं बेटा हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के पीछे पूरी तरह भागते हैं। हमें अपने फेस्टिवल होली दीपावली का नहीं पता होगा, लेकिन वैलेंटाइन डे, किस डे, है ना, क्रिसमस डे, बड़ा दिन हमें अपना नहीं पता होगा, न्यू ईयर, लेकिन हमको क्या है कि हाँ 31 के बाद फर्स्ट क्या है आपका, कि वो आपका न्यू ईयर है। तो हम लोग क्या है बेटा, खान पान में भी है, जो अपना सात्विक संतुलित भोजन था उसको छोड़कर क्या है फास्ट फूड खाते हैं हम लोग, जो कि नुकसान करता है, बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा वगैरह फैट्स बढ़ाता है। पहनावे के पीछे भी हम भागते हैं, अपने कल्चर को भूल कर, है ना, अपनी जो सभ्यता संस्कृति जो कुछ भी है, तीज त्योहार जो अपन मनाते हैं करते हैं, सारा कुछ भुलाकर केवल क्या है हम विदेशी आकर्षण के पीछे भागते हैं। इंग्लिश वगैरह यदि बोल लिया तो बहुत अच्छा, हिंदी तो हीन भावना समझते हैं। तो ये सब क्या है बेटा कि हम आज भी क्या है गुलाम है पूरी तरह से। अब आगे, लास्ट समय पर जागने की प्रवृत्ति पर व्यंग, लास्ट समय पर हम लोग जागते हैं उस पर व्यंग है बेटा। ये तो आपने अक्सर देखा होगा भी, जैसे कुंभ वगैरह माघ मेला वगैरह, आपने अपने इलाहाबाद का ही उदाहरण कि क्या होता है, जब देखा होगा कि योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, सड़कें वगैरह ठीक कर दी जा रही हैं, जैसे था ना रानी के आने पर कि उसको इंडिया गेट के पास की सड़कें वगैरह मरम्मत कराना। तो लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं हम कि यदि कोई आने वाला है, कोई नेता है, कोई है, तो हम क्या करते हैं उसकी मरम्मत करा देते हैं। वो टेम्परेरी काम होता है, चाहे 2 दिन बाद फिर वो खराब हो जाए, पैसा पूरा लग जाता है, बर्बादी होती है। तो हम क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पर जागते हैं, उससे पहले हम सोते रहते हैं, चिंता नहीं करते कि ये ठीक होना चाहिए, ये खराब है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब कोई आने वाला होता है, कुछ होता है, तो हम सारी तैयारियों में जुट जाते हैं। अब उसके अलावा मूर्तिकार की भावुकता पर व्यंग, मूर्तिकार जो कि भावुक सबसे ज्यादा कहा जाता है, पत्थर में भी जान डाल देता है ना, सजीव बना देता है, कि बोलती हुई मूर्ति हमें लगने लगती है। तो उस पर व्यंग किया है कि सिर्फ चंद पैसे के लालच के लिए, कि पैसे से हीनता, स्वार्थ भावना, यानी 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि मूर्तिकार की भावुकता पर भी व्यंग किया गया है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पर बल, कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, और वास्तव में ऐसी होता है बेटा इंडिया में, तो जब घटना घटित हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तब आती है पुलिस, सबसे बाद में आती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था की मूर्ति पर क्या था, सुरक्षा के क्या थे, जो पहरेदार थे हमारे, है ना, हथियारबंद पहरेदार तैनात होने के बावजूद भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और हथियारबंद पहरेदार तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी मूर्ति से क्या हो गई, नाक गायब हो गई। तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था, और वास्तव में ऐसी ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था, कि सुरक्षा व्यवस्था पर उस पर क्या किया गया है, व्यंग किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। अब उसके बाद में भारतीयों की लापरवाही पर व्यंग, भारतीय लापरवाह, है ना, कि फाइलें थे क्या थी, मिली नहीं, हजम कर गई, है ना, जो रिकॉर्ड निकाला गया पुरातत्व विभाग का कि पत्थर कहाँ से आया है, तो फाइल नहीं। और ऐसा होता भी है, आप ऑफिस वगैरह में चले जाओ, इधर से उधर आप चक्कर काटते रहोगे, आपको फाइल नहीं मिलेगी, इधर उधर बेवकूफ़ आप बनते रहोगे। तो ये क्या है बेटा आपकी, कि आपकी भारतीयों की लापरवाही, कि लापरवाह है ना, कोई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कि क्या जिम्मेदारी है उनकी, तो उस पर व्यंग है। कर्तव्य निष्ठा पर व्यंग, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, वो तो आप जानते ही, ऑफिस वगैरह चले जाए, एक दूसरे पे टालता है, दूसरे पर तीसरा टालता है ना। यदि कोई फाइल वगैरह आपको निकालना हो, आपको काफ़ी समय इसी में ही खराब हो जाता है, कोई कुछ सही बताना नहीं चाहता, बूढ़ा हो बच्चा हो, थोड़ा सा जाते हैं कि पता लगे ऑफिस वगैरह में। तो ये क्या है बेटा, कर्तव्य निष्ठा पर, कि वो अपने कर्तव्य के प्रति कितना निष्ठ है ना। तो उनके क्या है यहाँ पर व्यंग है, कर्तव्य निष्ठा पर व्यंग। अब आगे, देशभक्ति की भावना पर व्यंग, ये सब जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी देशभक्ति की भावना है ना। देशभक्ति की भावना, नेता कर्मचारी अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, सबको अपने अपने स्वार्थ की चिंता थी, किसी के अंदर भी देशभक्ति की भावना नहीं थी, सम्मान का भाव नहीं था। तभी तो स्वतंत्रता सेनानियों की, बच्चों की, यहाँ तक कि 40 करोड़ की जीती जागती आबादी, उसमें से मूर्ति में से नाक लगाने के लिए और जिंदा नाक लगाने के लिए तैयार हो गए, मूर्तिकार जैसा व्यक्ति। तो ये सब क्या है बेटा कि आपका
कि देशभक्ति की भावना पर व्यंग किया गया है कि कितनी उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, हुकूमत की, हम पे है ना अत्याचार किए, अन्याय किया, उनकी हमें नाक की चिंता, उनकी हम चिंता कर रहे हैं और अपने लोगों को क्या कर रहे हैं, कष्ट देकर, परेशानी देकर। तो ये है बेटा देशभक्ति की भावना पर व्यंग। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान भावना पर व्यंग, कि स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो सम्मान भावना, उस पर भी व्यंग है बेटा यहाँ पर, कि स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति तभी तो क्या था कि जगह जगह गया था वो, है ना, असम, गुजरात, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, और जगह जगह की मूर्तियां देखी थी उसने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, है ना, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह, इन सब की मूर्तियां उसने देखी, है ना, मोतीलाल नेहरू वगैरह की, जवाहरलाल नेहरू की, गांधी जी की, और राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, इन सबकी उसने मूर्ति देखी, दादा भाई नेहरू जी की। तो क्या था कि ये स्वतंत्रता सेनानियों की किसके लिए लगाने के लिए, जो किसकी, जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि क्या की पत्थर, है ना, पत्थर पर, स्टैचू पर, मूर्ति पर लगाने के लिए उसने अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ तक कि बच्चों की भी, जो 1942 में बिहार सचिवालय के सामने बच्चे शहीद हुए थे आंदोलन में, उनकी मूर्तियों को भी नहीं छोड़ा उसने। किसने, जो हमारे नेता अधिकारी, और कौन, हमारा मूर्तिकार। अब उसके बाद स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाने पर व्यंग। ये तो बेटा लास्ट है कि स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, है ना, 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक व्यक्ति की नाक लगाने के लिए तैयार हो जाना, जो कि क्रूरतापूर्ण कार्य था, अमानवीय कार्य था, षड्यंत्रकारी कार्य था, 40 करोड़ की, और जिसको गुप्त रख के किया गया था। जो हमारे नेता अधिकारी समझ रहे थे कि उन्होंने मूर्ति पर नाक लगाकर हमारे देश की नाक को बचा लिया, लेकिन उन्होंने नाक नहीं बचाई, बल्कि उस दिन जो हमारा देश था बिना नाक वाला देश लग रहा था। तो जो कैसा था, क्रूरतापूर्ण षड्यंत्रकारी कार्य था, अमानवीय कार्य था, यानी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है। केवल एक जगह भारतीयों की अच्छाई बताई है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो बच्चों की जो मूर्ति की नाक बड़ी थी, किसके आगे, जॉर्ज पंचम की नाक के आगे। तो यहाँ भारतीयों की अच्छाई बताई है कि हमारे देश के चाहे बच्चे हों बड़े, आज भी उनका सम्मान कहीं अधिक है अन्य देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में। यानी हमारे देश के चाहे बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े, उनका सम्मान कहीं अधिक है अन्य देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में। क्योंकि बेटा सभी जानते हैं कि हमारा देश क्या है बेटा, महापुरुषों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है, विद्वानों की भूमि रही है ना। तो हमारा देश तो शुरू से ही है बेटा कि वीरों की है भूमि, महापुरुषों की है, विद्वानों की है। आपने खुद ही देखा होगा, इतने बड़े डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब पलायन करे जाते हैं, विदेशों में चल रहा है दिमाग किसका, हम लोगों का, भारतीयों का। हमारे देश में तो बेटा कैसे हुए हैं कि जो अपनी क्या है, प्राणों की चिंता नहीं करते वचन के लिए, कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो राजा दशरथ जैसे हुए वचन पालन वाले, है ना। उसके अलावा कर्ण जैसे दानी हुए यहाँ पर, है ना, जिन्होंने, कर्ण दानी, दानवीर के नाम से प्रसिद्ध। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए, और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा का पालन करने वाले, पुरुषों में श्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे लोगों की भूमि रही है हमारा भारत, तो है ना। तो यहाँ पर ये एक अच्छाई बताई गई है भारतीयों की कि आज भी हमारे देश के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हों बड़े बूढ़े, उनका सम्मान कहीं अधिक है अन्य देशों में रहने की तुलना, अन्य देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बेटा कि नाक क्या है, मान सम्मान का प्रतीक, द्योतक, और नाक का ऊंचा होना, हाँ, यानी नाक का ऊंचा होना यानी सम्मान का अधिक होना। तो वो सम्मान कहाँ है अधिक, हमारे भारतीयों में। लेकिन उसके अलावा पूरी व्यंग रचना है बेटा, जहाँ पर क्या है, जो कमलेश्वर है, उन्होंने हर जगह भारतीयों की मानसिकता पर, भारतीयों की जो सोच है, प्रवृत्ति है, उस पर तीखे करारे व्यंग किए हैं, कटाक्ष किए हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा दिखाई भी देता है। तो ये सारा कुछ आपको भी इस समय दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ये हमारे देश में होता है, ऐसा है ना। तो ये है बेटा पूरी कहानी, और निश्चित रूप से आप लोगों को बेटा समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आई हो बेटा, आपके पास मोबाइल भी है, लिंक भी है, आप बेटा देखें। और इसको भी बेटा मैं 3 वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले में मैंने आपको समरी समझाई है, स्टोरी समझाई है, दूसरे और तीसरे में मैं आपको इससे रिलेटेड
पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आपके पास बेटा कहीं भी यदि कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो अपने कन्फ्यूज़न को, डाउट को बेटा दूर कर लें। आपके पास लिंक है, मोबाइल है, खोलें और उसको बेटा एक बार नहीं समझ में आता एक बार देखें, दोबारा, तीसरी बार, और कहानी को अच्छे से समझें। और टास्क का बेटा याद रखें, क्वेश्चन मैं अपनी सेकंड वीडियो में आऊँगी बेटा, सेकंड क्लास में, तब उसका आंसर बताऊँगी। तब तक आप सोचते रहें। बाय बेटा।